हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और काफ़ी एक लंबा ड्यूरेशन हो गया, वीडियो नहीं आया मेरा, तो आज मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 12th फिज़िक्स सेकंड बुक। सेकंड बुक में क्या, रे ऑप्टिक्स। मतलब आज से हम लोग सेकंड बुक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट बुक के टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी चलते रहेंगे, लेकिन टाइम कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सेकंड बुक भी स्टार्ट कर दी जाए। साथ ही साथ में जिन बच्चों को सेकंड बुक कवर करना है वो सेकंड बुक भी अपनी कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स के बारे में बताऊँगा आपको। रे ऑप्टिक्स एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। ये सेकंड बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। अब बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मतलब हमारे टॉपिक थे, अभी मैं आपको बताऊंगा, डिलीटेड पोर्शन भी अभी बताऊंगा। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद है हमारा क्या, प्रिज्म। और उसके बाद है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इसमें से है क्या, ये पहला वाला टॉपिक जो है उसको तो सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन यार पता दिक्कत क्या है कि फिज़िक्स में होता क्या है कि अगर कोई भी टॉपिक सिलेबस से हटा दिया जाता है तो उससे फ़ायदा कुछ होता नहीं है, पढ़ाना पड़ता ही हम लोगों को, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया गया, लेकिन पोटेंशियल है, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे ज़रा बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, आप खुद सोचो एक चीज़। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो ये बेसिक ही, इसी का बेसिक है पूरा। स्टार्टअप तो वहीं से होता है, तो इसको भी पढ़ाना होता है। लेकिन होता क्या है कि ये क्लास 10th में भी है, तो इसको मैंने ये सोचा क्लास 10th के लिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख लेना, बिल्कुल वही है, बेसिक है। तो हमें आज स्टार्ट जो करना है वो है हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करेंगे। इन केस अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है, पढ़ना है, तो आप YouTube पे टाइप करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, तो आपको क्लास 10th वाला वीडियो मिल जाएगा। और दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि क्लास 10th ही बेसिक होता है 12th के लिए, तो 12th में से तो वैसे ही हटा दिया गया उसको, तो कोई काम का रहा नहीं अब वो। तो 10th वाला वीडियो आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमें स्टार्ट करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या हैं, एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और एक होता है रिफ्रैक्शन। ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों में ही पाथ चेंज होता है, दोनों में ही पाथ चेंज होता है इंसिडेंट रे का, इसलिए मैंने बीच में लिखा है इसको। पाथ चेंज होता है दोनों ही में, रिफ्लेक्शन में भी पाथ चेंज होगा इंसिडेंट लाइट का, और रिफ्रैक्शन में भी पाथ चेंज होगा इंसिडेंट लाइट का। कब, कंडीशन क्या है, इसमें मीडियम जो होता है वो चेंज नहीं होता है, मीडियम नो चेंज, या ऐसे लिख दो, सॉरी, नो चेंज इन मीडियम, इसको लिख सकते हैं नो चेंज इन मीडियम। ठीक है, लेकिन इसमें मीडियम का चेंज होता है, मीडियम चेंज इन मीडियम, इसमें मीडियम चेंज होगा जब सॉरी, जब मीडियम चेंज होगा तभी रिफ्रैक्शन होता है। अब मीडियम चेंज होने का मतलब क्या हो गया, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इतना पहले आप नोट कर लो, ये एक क्या कहते हैं, मोटा मोटा समझ में आ जाएगा इससे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। एक डिफरेंस पता चल जाता है कि दोनों में पाथ तो चेंज होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, और रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। ठीक है, चलो, तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है, द फिनोमिना, सबसे पहले डेफिनेशन, द फिनोमिना to change the phenomena, to change the path of light, to change the path of light
द फिनोमेना टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम, विद चेंज इन मीडियम, द फिनोमेना टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। इसको हम क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। समझ गया ना बात को? पाथ में चेंजमेंट होगा, ठीक है, मीडियम के चेंज होने की वजह से। चलो देखो, ये हो गई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने ये तो सब जानते ही हैं, ये नॉर्मल होता है। अब दो मीडियम मान के चलते हैं, एक मीडियम मानते हैं रेरर, एक मीडियम मान लेते हैं डेंसर। रेरर मीडियम की डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब कहने का मतलब है जैसे एयर है और पानी है, तो एयर जो होगा वो क्या होगा? रेरर मीडियम, और पानी क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। ग्लास क्या हो जाएगा? एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम वो रेरर मीडियम। तो यहाँ पे दो मीडियम हो गए हमारे पास, एक हो गया रेरर मीडियम, एक हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है इस तरह से, ये, ठीक है। ये जानी तो सीधी चाहिए थी, देखो सॉरी एक मिनट जरा, इसको जाना तो सीधा चाहिए था ना इस तरह से, लेकिन ये सीधी तो गई नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं गई। हुआ क्या है कि यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे ये वाली, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो जो इंसिडेंट रे है वो बेंड हो गई बेंड, देखो ये बेंड हो गई। तो कहने का मतलब है कि कोई लाइट रे जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ हल्की सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बताते रहना भाई, कमेंट करते रहना अगर कोई समस्या आ रही हो तो, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब सुनो, ये पूरा एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा, तो फिर ये जो एंगल बचेगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इस केस में बच्चों जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, ठीक। अभी इस चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है कि लाइट रे इंसिडेंट होती है जब रेरर से डेंसर में तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब लॉज पढ़ेंगे ना उससे उसकी हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखना। यहाँ पे डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। कहने का मतलब है कि जो लाइट रे है वो कितना एंगल डेविएट हुई, कितना उसमें बेंडिंग हो गई, ठीक है। चलो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें अगर हम मान लें कि ये है हमारा डेंसर मीडियम और ये है हमारा रेरर मीडियम, तो जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है इस तरह से, ठीक है। मैंने क्या बोला? जब कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है। कितना, कैसे भागती है? दूर की तरफ। तो यहाँ पे इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा मैंने नाम नहीं लिखा है, चलो एक बार नाम लिख देते हैं। यहाँ कहाँ लिख दें? कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्चुअल में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता तो रिफ्लेक्टिंग आ जाता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। तो इस केस में हमने देखा कि आई इज ग्रेटर देन आर है, बट इस केस में आई लेस देन आर है, ठीक है। आप देख सकते हो आर एंगल जो है वो ज़्यादा बड़ा है। वैसे ये लाइट रे इधर जानी चाहिए थी इस तरह से, ऐसे जाती तो ये एंगल आई हो जाता तो फिर हम डेविएशन इसमें भी निकाल सकते थे, लेकिन हालांकि डेविएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे बता दिया कि डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो पहले आप इतना नोट करें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे की सिचुएशन। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओ माय गॉड, ये तो यार ब्लर हो रहा था। चलो सॉरी, मैंने गौर नहीं किया, अभी नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इसको हटा दें, मिटाते हैं इसको, ओके हटा दें। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि कितने लॉज बताए थे? 2 लॉज बताए गए रिफ्रैक्शन में, ठीक है। पहला लॉ क्या बताया गया? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ, सॉरी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, angle of refraction is constant, is constant। और इसी कांस्टेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी अब एक छोटी सी कहानी है, इसको कई बुक्स में म्यू से शो करते हैं, कई बुक्स में एन से भी शो करते हैं, तो आप कैसे भी शो करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सही है, ठीक है। तो होता क्या है, एन इज इक्वल टू लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। या फिर अब सुनना बात को, यहाँ एन की जगह आप 1 and 2 भी लिख सकते हो। 1 and 2 का मतलब क्या है? 2 मीडियम है, एक पहला मीडियम एक दूसरा मीडियम। 1 and 2 का मतलब क्या है? 2 मीडियम है, ठीक है। 1 and 2 को किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? 1 and 2 का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब है कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से चलना स्टार्ट होगी और सेकंड में जा रही होगी, क्योंकि हम सेकंड वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो लाइट रे ऑब्वियस सी बात है पहले मीडियम से जा रही है, दूसरे में जा रही। अगर इन केस बच्चों ऐसे लिखा हो ANG, वेयर A इज एयर एंड G इज ग्लास, तो लाइट एयर से जा रही ग्लास में, तो इसको हम बोलेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ आगे लाइट उसी से चलना स्टार्ट होगी। कहने का मतलब अगर GNA लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अब की बार ग्लास से लाइट रे चलना स्टार्ट हो रही हो, जा रही एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम शो करेंगे, डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे उसको, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और जो साइन आई अपॉन साइन आर है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है। क्या होता है ये? स्नेल्स लॉ। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? सिंपल सी कहानी है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्नेल्स लॉ। ये होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल एक्चुअल में क्या है कि एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्हीं के नाम पे लॉ है, तो इसको हम बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। बताओ भाई, कोई दिक्कत आ रही है क्या? इतना आप लोग नोट करें जल्दी से, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल है ये चीज़ें, ठीक है। चलो हटा दें।
चलो भाई इसको हटाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ बच्चों। इसमें आप लोग एक बात को समझ लेना कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से चलना स्टार्ट होगी और सेकंड मीडियम में जारी होगी, ठीक है। और एक काम और कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। हटा दें इसको, चलो इसको हटा दें। ओह माय गॉड, ये तो टेस्टर गंदा है, सॉरी। इसीलिए तो मैं यार इससे ही साफ़ करता हूँ, यही अपना एक सही है चीज़। ये देखो अभी इसमें दिक्कत नहीं होगी। अरे यार बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं। ये लो, ठीक है, अभी हो गया साफ, इसको भी हटा यार। तो बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके थे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ चुकी थी, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 and 2। ये आ चुकी थी हमारी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत इतनी बात में? चलो अब मैं डायग्राम एक बना रहा हूँ, समझना। ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। लाइट रे फर्स्ट मीडियम से गई सेकंड में, ठीक है। अब पता नहीं फर्स्ट मीडियम कौन सा है, वैसे डायग्राम देख के तो अभी लग रहा है कि फर्स्ट मीडियम रेयर है और सेकंड मीडियम डेंसर है। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड हो गई ना नॉर्मल की तरफ, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम हमने माना, सेकंड माना। लाइट रे फर्स्ट मीडियम से जा रही है, सेकंड मीडियम में इंसिडेंट होके, ठीक है। तो इसके केस के लिए हमने ये अप्लाई करा 1 and 2, 1 से 2 में जा रही लाइट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक प्लेन मिरर रख दें इस तरह से, ये प्लेन मिरर जब रखा हमने तो ये लाइट जस्ट इससे टकराएगी और बिल्कुल वापस चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, और रिफ्लेक्शन का लॉ आपको पता है, I इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी ये लाइट ऐसी आई है तो बिल्कुल ऐसी ही वापस चली जाएगी। तो प्लेन मिरर रखने के बाद लाइट रे सेकंड मीडियम से जाएगी फर्स्ट में, हाँ या ना। प्लेन मिरर रखने के बाद जब लाइट टकराई प्लेन मिरर से तो अब लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही। समझ में आ रही बात? तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसी को बताओ। यहाँ पे देखो अभी पहले जब प्लेन मिरर नहीं था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R था, ठीक है। जब प्लेन मिरर रख दिया तो लाइट सेकंड से फर्स्ट में जा रही, तो ये लाइट रे इस मीडियम पे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, अब की बार R एंगल पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी R हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी I हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, sin R अपॉन sin I इज इक्वल टू 2n1। बताओ, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्लेन मिरर रखने के बाद की सिचुएशन है, ये प्लेन मिरर रखने के पहले की सिचुएशन है। कोई दिक्कत है? चलो इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब हम दोनों को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 1 into 2 करो भाई, क्या आएगा बताओ। 1 and 2 into 2n1 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R इंटू sin R अपॉन sin I हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, इससे हो गया कैंसिल। तो 1 बचा, 0 नहीं बचा। नहीं आप सोचो सब कट गए तो 0 1 आएगा। क्या लिख सकते हैं, 1 and 2 into 2n1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। ये आ जाएगा फॉर्मूला। एक अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट, एक खास फॉर्मूला आ चुका है, बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब देख रहे हो आप, लाइट रे पहले मीडियम से जा रही दूसरे मीडियम में, उल्टा कर दिया। लाइट रे दूसरे मीडियम से जा रही पहले मीडियम में, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स। कहने का मतलब, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है, मैंने क्या बोला, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखते जाओ सुनते जाओ, मैं लिख क्या रहा हूँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अगर 3/2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2/3। उल्टा देख लो, उल्टा ही लिखा है, हाँ या ना, होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2. Then refractive index of air
विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3। उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। समझ गए? आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसको बोलते क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिवर्स हो गई और वैसे चली गई जैसी वो आई थी। जब लाइट रिवर्स हो गई थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उल्टा हो गया था। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, जब रिवर्स होके जा रही थी तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह बिहेव कर रहा था। पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था, जब लाइट रिवर्स होके वापस जा रही थी तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव कर रहा था। तो ये इक्वेशन आई, गुणा करा दोनों का मल्टीप्लाई, तो फिर फाइनली अपन को ये एक फॉर्मूला मिला। ठीक है, चलो हटा दें इसको, हटा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं आगे की क्या है सिचुएशन। इन केस अब हमारे पास मान के चलो 3 मीडियम होते, अभी तो हमारे पास 2 मीडियम थे, पहला और दूसरा। अब हमारे पास अगर 3 मीडियम है तो क्या होगा? इफ देयर आर 3 मीडियम, इफ देयर आर 3 मीडिया, कौन कौन सा? एयर, ग्लास, वाटर। एयर, ग्लास, वाटर, ये 3 मीडियम है अब हमारे पास। तो क्या होगा? लाइट सबसे पहले कहाँ जाएगी? एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से वाटर में, फिर वाटर से एयर में, क्योंकि एयर तो चारों तरफ है ही बच्चों। तो बताओ, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही थी तो हम क्या लिखेंगे? ANG, अरे एयर से गई ना ग्लास में, इनटू, अब ग्लास से जा रही वाटर में तो क्या लिखोगे? GNW इनटू, अब जा रही वाटर से एयर में तो क्या लिखोगे? WNA इज इक्वल टू 1। अभी बताया मैंने, अभी जस्ट बताया। क्या बताया? 1N2 इंटू 2N1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो वैसे यहाँ पे भी होगा। इसको उठाओ, इधर लेके आओ, तो GNW इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG इंटू WNA, ये आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत आ रही? नहीं आ रही। अब क्या लिख सकते हैं? WNA को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ANW। अभी जस्ट बताया मैंने। अरे उल्टा हो जाता भाई, उल्टा हो जाता भैया, उल्टा हो जाता बच्चों, होता कि नहीं होता? इसको यहाँ रखेंगे उठा के, क्या आएगा? GNW इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG इंटू 1 अपॉन ANW। ये जाएगा सबसे ऊपर, तो आ जाएगा GNW इज इक्वल टू ANW अपॉन ANG। ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब अब क्या है? इसका मतलब है 1N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसका मतलब फाइनली ये है, इस चीज़ का मतलब ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर थर्ड मीडियम, किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में। कोई तीसरा मीडियम है एयर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्वियस सी बात है एयर के रिस्पेक्ट में यार, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई बताना नहीं पड़ेगा आपको कि ये एयर के रिस्पेक्ट में है। क्या एयर तो चारों तरफ है, हर एक चीज़ एयर के रिस्पेक्ट में। स्पेशली आपको अगर बताया जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज दिस, तो बात एक अलग है। अगर आपसे सिर्फ ये बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, तो ऑब्वियस सी बात है वो एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है। कोई दिक्कत आ रही क्या? ठीक है, चलो इतना नोट करें जल्दी से, बताओ कोई समस्या हो तो। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ओके, हटाते हैं इसको। माय गॉड, हटा दें? हटाते हैं? यस। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। फर्स्ट लॉ खत्म, सेकेंड लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ पता है आपको कहाँ तक था? ये लास्ट में जो फॉर्मूले निकले ये सब फर्स्ट लॉ में नहीं आता।
फर्स्ट लॉ आपका सिर्फ स्नेल्स लॉ तक है, फर्स्ट इक्वेशन जो बनी थी, ठीक है, वो तो बाकी का उसी से रिलेटेड फॉर्मूले थे, इसलिए मैंने साथ में बता दिए। सेकेंड लॉ तो बड़ा सिंपल है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड refracted ray and normal to the refracting surface, normal to the refracting surface, refracting surface all lie in same plane, all lie in same plane। ये तो वैसे ही है बिल्कुल, कैसा वैसा ही, कैसा, अरे जैसा रिफ्लेक्शन में होता है सेकेंड लॉ, वही तो है ही है, आपको पता भी है ये कैसे होता है, सिर्फ सब एक ही प्लेन में होता है, इंसिडेंट हो रही लाइट, रिफ्रैक्ट हो रही, फिर वो क्या हो रहा सब वो पता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे बोला हुआ था कि जब हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज़ पता चले, क्या, कि लाइट जब रेरर से डेंसर में जा रही है तो वो बेंड की हो रही नॉर्मल की तरफ, मैथमेटिकली प्रूव करना है इसको भी। डेंसर से जब लाइट रेरर में जा रही तो नॉर्मल से दूर क्यों भाग रही, चलो देखते हैं। पहला केस है, लाइट रे रेरर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम की तरफ, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये लाइट रे चली गई डेंसर मीडियम में, ठीक है, ये एंगल हो गया I, ये एंगल हो गया R, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लास 10th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, V1/V2, याद है कि नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम लिख देते हैं, चलो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला। या इसी को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं, N=C/V, यहाँ पे C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दोनों फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है, ठीक। तो जैसे हम मान लें कि रेरर मीडियम में स्पीड V1 है लाइट की, डेंसर मीडियम में स्पीड लाइट की V2 है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि यहाँ पे V1 > V2 होगा, ठीक है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर आपको ही बोला जाए कि पानी में दौड़ो और नॉर्मली ऐसे दौड़ो तो कहाँ तेज़ दौड़ोगे आप, नॉर्मली ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे, पानी में ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे, पानी में तो नहीं दौड़ पाएंगे ना इतना तेज़। तो क्या होता है, डेंसर मीडियम में होता है डेंसिटी ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स आते पास पास, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक फ्री स्पेस कम मिलता है, तो वो स्लो चलती है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। तो यहाँ पे अगर V1/V2 स्पीड माना है तो रेरर मीडियम में जो स्पीड है V1 वो V2 से ज़्यादा होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N=sin I/sin R। अरे स्नेल्स लॉ भाई यही तो कहता है कि नहीं। और N अभी पता चला V1/V2 भी होता है, हाँ या ना, होता है। क्या लिख सकते हैं, तो sin I/sin R V1/V2, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे V1 जो है वो V2 से बड़ा है, देखो V1 > V2 है, तो ये चीज़ जो है वो कम्प्लीटली >1 होगी। अरे मतलब ये 1 से ही बड़ा तो होगा, अरे V1 बड़ा यार V2 से, ऊपर लिखा 15 नीचे लिखा 7, तो यार जब डिवाइड करोगे तो 1 से तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि sin I/sin R > 1 हो जाएगा, और साइन में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर sin I/sin R > 1 है तो sin I > sin R होगा, तो I > R होगा, यही तो मैंने बताया था, याद करो। I > R है तो R को फिर कम होने के लिए झुकना ही पड़ेगा स्लाइड को इधर की तरफ, नहीं झुकना पड़ेगा। सोच लो, देख लो डायग्राम अच्छे से, समझ लो, देख लो अच्छे से, समझ लो भाई, झुकना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल झुकना पड़ेगा सर, क्यों नहीं झुकना पड़ेगा, हटा दें। अब बात करते हैं दूसरी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से जा रही है रेरर मीडियम में, तो ये लाइट इस तरह से जाती है, ये एंगल बन जाता है R, बनता है कि नहीं बनता, ये एंगल कितना हो जाता है R। इस केस में क्या होगा, या अब यहाँ V2 > V1 होगा, तो ये चीज़ आएगी 1 से छोटी, 1 से छोटी, 1 से छोटी, 1 से छोटी,
सॉरी 1 से छोटी यानी साइन आई लेस देन साइन आर, तो आई लेस देन आर, यानी आर यहाँ पे बड़ा होगा। तो लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है, मैथमेटिकली पता चल गया चला। और जब डेंसर से रेयर में गई तो ये हो गया, और रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। चल गया पता? चलो ठीक है फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।